जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जो स्टेट नंबर 11 है ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब जो अपने डेली क्लास होगी डेली 7 बजे आपका एक मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आपका दोस्तों जो आपका एग्जाम की डेट है नोटिफिकेशन ये आपकी आने वाली होगी और जो इसका एग्जाम आपका है वो अप्रैल महीने तक आपका लगेगा। तो दोस्तों आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे नहीं करेंगे तब तक आप चाहे जितनी तैयारी कर ले आप अपना टाइम मैनेजमेंट वहां पे नहीं कर पाएंगे। और आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि हमारा जो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्या लेवल वहां पे होता है। तो यहाँ पे जो अपने दोस्तों डेली 7 बजे क्लास होगी तो वहां पे सारा कुछ मैं आपको बताऊं। यहाँ मैं वो सारे क्वेश्चन तो कराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैं कुछ पॉइंट और भी बताता हूं जो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था और क्या क्वेश्चन हमसे और वहां पूछ सकता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका अंबाला जिडारम ये पूछा गया था, ये बताओ जो लार होता है किसके पाचन में मदद करता है। तो दोस्तों जो आपको ये लार शब्द यहाँ पे दिया जा रहा है ना, लार शब्द से कई और क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ नोट करा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले इसका राइट आंसर देख लेना क्या हो जाएगा, ये आपका स्टार्च हो जाएगा यानी कार्बोहाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जो आपको ये लार शब्द है ना, यहाँ पे इससे कई बार क्वेश्चन कई सारे और आपसे पूछे गए। आपसे क्या क्या यहाँ पूछ सकता है। पहला तो आप ये बताओ जो आपका लार होता है इसका पीएच मान बता दो क्या होता है। तो पीएच मान क्या बता दोगे आप, बताओ क्या हो जाएगा। ये आपका 6.5 से लेके आपका 7.5 आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो ये बताओ ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, कैसा आपका होगा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, ये क्या हो जाएगा, हल्का अम्लीय। कैसा बताओगे इसे, हल्का अम्लीय। कैसा बता देना इसे आप, इसे हल्का अम्लीय या फिर यानी हल्का अम्लीय से उदासीन। हल्का अम्लीय से उदासीन आप यहां बता देना। ये क्या हो जाएगा पीएच मान का, आपको ये पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका लार होता है इसमें जो आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि लार में एंजाइम कौन सा है। अच्छा ये बता दो लार में आपका एंजाइम कौन सा। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्या दिखाई पड़ेगा, टाइलिन आपका बहुत बार पेपर में वहां पूछा जाता है। टाइलिन एंजाइम आपके लार में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए आखिर जो लार होता है ना, लार का कार्य क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, जो भोजन हम लोग करते हैं भोजन को क्या बता दो ना, यानी कि एक पॉइंट यही नोट कर लें, भोजन को पचाना में ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका आपका ये निभाता वहां पे। इसके बाद जो आपका भोजन हम लोग खाते हैं कि जैसे कि हम लोगों को कुछ भोजन खाया तो उसको भोजन को नरम बनाने में ये बहुत बड़ी भूमिका आपका लार वहां पे निभाता है। और दोस्तों एक और इसका एक पॉइंट ये भी यहाँ पे नोट कर लेना, एक कार्य में ही कर लेना। एक कार्य ये नोट कर लेना कि ये बैक्टीरिया को खत्म भी करता है। क्या नोट कर लेना यहाँ पे, जो आपके हम लोग जो खाने से कभी कभी जो बैक्टीरिया आ जाते हैं खाने, उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम भी ये लार के द्वारा ही आपका वहां पे किया जाता है। अब दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे ये नोट करना कि जो लार, अगर कभी एक पॉइंट ये नोट करना कि बड़ी लार ग्रंथि, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो क्या नाम बताओगे आप, यहाँ पे सीधा सीधा बताएंगे क्या, पैरोटिड। पैरोटिड ये नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। अब इसके बाद जो लार होते हैं, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किन पोषक तत्वों को पचाने में मदद करते हैं, किन पोषक तत्वों को पचाने में ये मदद करते हैं। तो आप क्या बता दोगे, आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट। क्या बता दोगे, कार्बोहाइड्रेट का नाम यहाँ पे नोट कर, हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का नाम यहाँ पे नोट कर लेना, जिसे क्या या फिर स्टार्च के नाम से आप यहाँ पे जानते हैं। तो ये कुछ वो पॉइंट है लार के जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पता होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका दानापुर जडारम ये पूछा गया था कि ये बताओ जो आपका पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण आपका होता है। किस प्रकार के जीव के कारण जो आपका पोलियो रोग होता है ये आपका वहां फैलता है। ये चीज आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये चीज तो हम सभी को पता है कि जो आपका पोलियो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, ये आप बता दोगे क्या, विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा आपका ये होता है। ये चीज तो सभी को यहाँ पता है, तो ये सारे बच्चे यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना
कि ये बताओ जो आपका ये विषाणु होता है, अगर विषाणु की खोज आपसे पूछी जाए, ये बताओ अच्छा विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप किसका नाम बताएंगे? आप नाम यहाँ पे लिख लीजिए, क्या? दिमित्री का। किसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे? दिमित्री इवानोवस्की। इवानोवस्की, ये नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना कि दिमित्री इवानोवस्की का नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना, जिन्होंने क्या किया? विषाणु की खोज वहां पे की थी। इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, अच्छा ये हमें बता दो जो आपका आपका जिसे पूछा गया कि अच्छा किस रोग का, अगर एक ये नोट करना कि किस रोग का टीका सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले खोजा गया, तो आप यहाँ पे क्या राइट आंसर बता दोगे? आप बताइएगा चेचक का। किसका बता देंगे? आप सीधा सीधा नोट आंसर क्या बताएंगे? चेचक का बता देना। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ हमें जो आपका रेबीज का टीका है, किसका? रेबीज का टीका, इस रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे क्या आप राइट आंसर बताओगे? आप बताओ क्या? लुई पास्चर का नाम याद रखिएगा, क्या? लुई पास्चर का नाम आप यहाँ पे याद करना। इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो आपका पोलियो है, पोलियो का टीका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे किसका नाम बताएंगे? आप नाम यहाँ बताइए, क्या? जोनास का। किसका नाम बताएंगे? जोनास का। साल का नाम आप यहाँ पे बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों नोट कर लेना, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट आपके वहां पे हुआ करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल था कि इसमें पूछा गया कि ये बताओ कंजाक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है, ये किससे संबंधित आपका संक्रमण आपका यहाँ पे हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पे बताएंगे? तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा बताएंगे आंख का। क्या हो जाएगा? आंख का होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहां मैं कुछ आपके संक्रमण और आपको नोट करा देता हूं कि जो आपके ये संक्रमण होते हैं किस वजह से आपके होते, कुछ मैं और आपको यहाँ पॉइंट बता देता हूं। कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ कि जो आपका टिटनेस, पहला एक यही नोट कर लेना कि जो आपका टिटनेस होता है, जो टिटनेस संक्रमण आपका होता है, ये किस वजह से आपका होता है, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे कि जो आपका टिटनेस रोग होता है ये आपका एक संक्रमण आपका होता है, ये किसकी वजह से होता है? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे नोट करें क्या? टिटनेस। क्या नोट करेंगे? टिटनेस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? क्लोस्ट्रीडियम। एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लेना, टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण आपको ये टेटनस का संक्रमण आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है कि ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा आपका टेटनस की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और इसके बाद एक और ये भी नोट करना कि जो आपका मलेरिया होता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका मलेरिया होता है ये आप बताओ किसके काटने से फैलता है? यहां पे एक ये पॉइंट लिखना, अगर काटने का पूछेगा किसके काटने से आपका फैलता, तो आप क्या बता दोगे? आप यहां पे ये बताइएगा जो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर का पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और इसके बाद अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका कारण क्या है, अगर कारण आपसे पूछा जाता है इसी का, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ पे सीधा सीधा बताना, आप जो आपका प्लाज्मोडियम है, क्या बताओगे यहाँ पे? प्लाज्मोडियम जो आपका परजीवी है, प्लाज्मोडियम जो आपका परजीवी का नाम यहाँ पे नोट कर लेना। ये दोनों पॉइंट इसके यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में ये आपके दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। बहुत बार पेपर में आपके ये क्वेश्चन यहाँ पूछे जा चुके हैं। अनुराग भाई यहाँ ये बात बिल्कुल देखो, यहाँ पे आपको तैयारी कैसे करनी, मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे पहला, अगर आपने एग्जाम एक दो बार वहां पे दे रखा है और आपको ये चीज यहाँ बिल्कुल पता है कि सर हमें ये पता है कि कौन से टॉपिक हमारे जहां क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जो मैं कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, वो नोट्स आप लीजिए। प्रॉपर ऑल सब्जेक्ट नोट्स हैं, 2000 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आप उसे प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूं जिनकी एज पहली बार हुई, पहली बार एग्जाम की तैयारी करना चाहे, उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे कौन से टॉपिक मेन है और उस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका अपना एप्लीकेशन है एनए वाला, आप प्ले स्टोर में जाकर एनए वाला सर्च कर लीजिएगा, वहां पे एप्लीकेशन आ जाएगा आपका, उसे आप डाउनलोड कर लेना। उसमें जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का जो बैच चल रहा है वो आप ज्वाइन कर लेना, जहां पे हर टॉपिक के मैं प्रॉपर आपको बताता चलता हूं। ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें होती है, यहां ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और कोई अगर आपका डाउट होता है आप वहां पूछिएगा, सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर किए जाएंगे। बस एग्जाम तक जो चीजें आपको बताई जा रही है, जैसे बताई जा रही है उसे फॉलो करिए, आपके पेपर 100% क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद उससे एक अगला सवाल आता है, ये पूछा गया है किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे अच्छा ये बताओ, जो 20वीं सदी का डार्विन हम लोग किसको कहते थे, जो 20वीं सदी का डार्विन हम लोग किसको कहते थे, हम लोग कहते थे अर्नेस्ट मेयर को। किसको कहते थे, अर्नेस्ट मेयर को कहते थे। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन डी, यानी 20वीं सदी का आपका डार्विन कौन हो जाएगा, वो आपके अर्नेस्ट मेयर आपके यहां पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मगरमच्छों में हार्ड चैम्बर कितने होते हैं। दोस्तों जो आपकी हार्ड चैम्बर वाले क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपका जो मगरमच्छ में हार्ड चैम्बर कितने बता दोगे, आप यहां बताओगे सीधा 4 हार्ड चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपकी मछलियां होती हैं, अगर मछलियों का आपसे पूछा जाए मछलियों में हार्ड चैम्बर कितने आपके होते हैं, तो आप यहां बता दोगे 2 आपके यहां पे हो जाएंगे। 2 कच्ची हृदय इनका यहां पे होता है। इसके बाद कभी आपसे दोस्तों जो आपके उभयचर होते हैं, आपके जो आपके उभयचर होते हैं, इनके जो उभयचर हो गए या फिर और उभयचर नोट कर ले, और नोट करना अधिकांश और कुछ को छोड़ के, यानी अधिकांश जो आपके सरीसृप भी होते हैं, अधिकांश आपके सरीसृप के जो प्राणी भी आपके होते हैं ना, सारे इनके जो आपके हार्ड चैम्बर होते हैं 3 कच्ची आपके यहाँ पे होते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट ये नोट कर, जैसे आपको जो मगरमच्छ हो गया, कुछ आपके अपवाद भी आपके होते हैं, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया या फिर जो आपके पक्षी हो गए, मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गया, या फिर जो आपके स्तनधारियों में, स्तनधारियों का एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो आपके स्तनधारियों में आपका ये जो है आपके जो चैम्बर होते हैं ये कितने होते हैं, इनमें आप बताएंगे क्या चैम्बर आपके 4 यहाँ पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपको यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे पॉइंट याद करना, कभी कंफ्यूज यहाँ पे आपको बिल्कुल वहां पे नहीं होना है। इसके बाद उससे एक अगला सवाल आता है, ये बताओ अच्छा इसमें पूछ रहा है कि यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम क्या। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम क्या हो जाएगा, ये किसको नाम दिया गया, लोमड़ी को, चमगादड़ को, चूहा को, बाज को। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका यूडर्मा मैकुलम है, ये चित्तीदार नाम किसको दिया गया, ये दिया गया चमगादड़ को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आप यहां पे बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका ये अगला सवाल आता है, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसमें सीधा आपसे एक एग्जाम, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या आपसे यहाँ पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है, इन जड़ों को क्या कहा जाता है, ये आपसे चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर बताइए, सीधा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर सीधा आप क्या बता देंगे, ये बताएं क्या, अवस्तंभ जड़। कौन सी जो आपकी अवस्तंभ जड़ होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और देखो ये जो आपकी अवस्था जो आपकी यहाँ पे दिया गया अवस्तंभ जड़ें, ये किस किस की होती हैं, यानी अवस्तंभ जड़ किसे कहते थे, ये यानी वे जड़ें होती हैं जो पौधे के मूल रूप से निकलकर तना, पत्तियों या अन्य भागों में विकसित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आप ये अवस्तंभ जड़ें आपकी कही जाती हैं। ऑप्शन सी आप इसका राइट आंसर टिक कर लेना। इसके ज्यादा पॉइंट है नहीं बताने के लिए, जिस क्वेश्चन के ज्यादा पॉइंट होंगे मैं सभी के आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे इसमें पूछा गया निम्न में से किसे पादप जगत के
उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो उभयचर के नाम से किसे आपका जाना जाता है? अंबाला जिडारम। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इस जो क्लास में करा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगी, या फिर जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एप्लीकेशन जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन है वहां इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वहां पे करते चलना। और डेली जो क्लास अपनी होगी, डेली 7 बजे क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाएगा? ब्रायोफाइट्स। क्या कहा जाएगा? ब्रायोफाइट्स कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पे आपका होता है। दोस्तों यहां मैं कुछ पॉइंट और आपको बता देता हूं, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो आपको ये उभयचर दिया गया ना, उभयचर वर्ड जो आपका दिया गया है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर और पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले उभयचर में एक प्राणी आपका जो मेढक होता है ना, मेढक का नाम याद जरूर करना। मेढक कई बार उभयचर वाले में एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। दोस्तों जो आपका मेढक होता है ये सबसे प्रसिद्ध उभयचर होता है। ये आपका कहाँ होता है? ये आपका जैसे जल हो गया, पानी में भी रहता है, और इसके बाद जो आपके भूमि होती है, पानी हो गया, भूमि हो गया, यानी दोनों में ये जीवन यापन करता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया मेढक किस उस जगत में आता है, आप बता रहे उभयचर में आता है। मेढक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेढक के बाद उसे एक आप याद करिएगा टोड का, एक नाम याद करना जो आपका टोड होता है। टोड का नाम भी आप यहाँ पे याद करना कि मेढक के समान, परंतु इसकी जो त्वचा होती है ना अधिक मोटी और शुष्क होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा टोड किस जगत में आएगा, आप बताना उभयचर में होता है। ये भी आपके मेढक के समान होता है, परंतु इसकी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, मोटी काफी ज्यादा आपकी वहां पे हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे ये प्राणी नोट करना जो आपके सैलामेंडर आता है। क्या होता है? सैलामेंडर आता है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आपका उभयचर का प्राणी यहाँ पे आता है। और जो आपका सैलामेंडर होता है ये लंबी लचीली शरीर वाले उभयचर होता है, जो कि आपका आमतौर पर नमी वाले स्थानों पे ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये तीनों किसमें आते हैं? आपके उभयचर में आपके ये आ जाते हैं। अगले सवाल पूछा गया दोस्तों आपका विटिकल्चर का संदर्भ किससे है? तो ये तो सभी को पता ही है कि जो आपका विटिकल्चर होता है इसका संदर्भ किससे आपका हो जाएगा। आप सीधा सीधा इसका राइट आंसर बता देंगे कि अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो विटिकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? अंगूर की खेती का आपका हो जाएगा। दोस्तों आपको टारगेट हमेशा बना के चलना है, 40 क्वेश्चन का कैसे भी करके आपको वहां पे करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम एग्जाम दे के आए और हमारा एकदम क्लियर हो जाए, सिलेक्शन आपका हो जाए, तो आपको मिनिमम 40 क्वेश्चन का टारगेट आपको यहां बना के हुए चलना है। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों का संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग वहां पे सहायक होता है? तो कौन सा भाग दोस्तों आप सहायक बता दो। ये आपका जो होता है आपका अनुमस्तिष्क, यानी जो आपका सेरिबेलम होता है ये वहां पे सहायक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम होता है, इसके कार्य क्या होते हैं? इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को संतुलन बनाना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मेन काम ही यही होता है, शरीर को संतुलन बनाए रखना और शारीरिक जो गतिविधियां होती है, सामान्य गति क्रियाओं को नियंत्रण करना, ये इसका मेन काम होता है। यानी जो मस्तिष्क का पीछे की ओर स्थित होता है। तो ये आपका जो सेरिबेलम होता है ये कहाँ पे स्थित होता है? जो ये हमारा माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, इसका जो पीछे वाला भाग होता है इसे ही आपका सेरिबेलम कहते हैं। इसका मेन काम यही होता है कि हमारे जो शरीर बॉडी को नियंत्रण बनाए रखे। जैसे हम लोग चलते हैं, चलते गिरते हैं ना, कि भाई हम लोग चल रहे हैं ऐसे गिर जाते हैं। और कभी आपने ये देखा होगा जब कुछ लोग वहां पे ड्रिंक करते हैं तो उसमें कौन सा हिस्सा इफेक्ट करता है? तो जो आपको ये सेरिबेलम वाला पार्ट होता है यही वहां पे आपका इफेक्ट करता है। तभी जो काफी लोग जो ज्यादा नशे में हो जाते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, वो अपना शरीर का संतुलन खो बैठते हैं, शरीर को संतुलन वहां पे नहीं कर पाते। उसमें इसी वाले हिस्से में इफेक्ट वहां पड़ता है जो वहां पे ड्रिंक जो लोग वहां पे करते हैं। तो आप क्या बताओगे? सेरिबेलम। आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया कि जो आपका ल्यूकेमिया का कैंसर है, कि जो आपका ल्यूकेमिया का कैंसर कैसा कैंसर आपका होता है? तो आप क्या बताओगे कि ल्यूकेमिया का कैंसर आपका एक रक्त का कैंसर होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ल्यूकेमिया कैंसर कैसा हो जाएगा? रक्त का कैंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपको यहाँ पे रक्त दिया जा रहा है ना,
अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त में, अगर ये पूछा जाए जो आपका ब्लड होता है, जो आपका ब्लड होता है, इसमें अगर ये पूछा जाए कि अगर प्लेटलेट्स, अगर एक चीज ये पूछ लिया जाए इसमें आपकी जो प्लेटलेट्स होती है इसकी कमी आपकी हो जाए, प्लेटलेट्स की जो कमी होने पे कौन सा रोग हमें हो सकता है, तो कमी से कौन सा रोग आपका हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी से आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखिएगा थ्रोम्बो, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, साइटोपेनिया, एक वर्ड आप यहाँ पे ये नोट करना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग आपका हो सकता है, और जिसमें क्या होता है रक्तस्राव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जो आपके घाव होती है ना, तो घाव भी आपकी जल्दी ठीक वहां पे नहीं होते, घाव क्या हो ठीक होने में काफी ज्यादा समय आपका वहां पे लगता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आपको ये दिक्कत वहां पे देखने को मिल जाती है। अगला सवाल दोस्तों आया कि निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है, किससे संबंधित आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे लखनऊ जेडारो में, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये यहाँ पूछा गया था, आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ये बताना महाधमनी, क्या हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर महाधमनी जो होती है इसमें टूट जाए तो कौन सी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ जाती, तो दोस्तों जो आपकी महाधमनी होती है ना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए महाधमनी के टूटने से, महाधमनी के टूटने से क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे कौन सी गंभीर स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ पे नोट करिए, क्या यहाँ पे ये बताएंगे कि आपका एओर्टिक, क्या बता दोगे यहाँ पे आपका एओर्टिक डिसेक्शन, डिसेक्शन एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लेना, डिसेक्शन यानी कि ये नामक गंभीर स्थिति आपकी वहां उत्पन्न हो जाती है, और जिससे कि महाधमनी की जो दीवार होती है वो आपके फट जाती है, और यह जीवन के लिए काफी ज्यादा आपका रिस्क फुल यानी काफी ज्यादा खतरनाक आपका वहां पे हो जाता है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि महाधमनी के टूटने से कौन सी कंडीशन उत्पन्न आपकी हो जाती है, आप बताना एओर्टिक आपका डिसेक्शन, ये पॉइंट नोट करना, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में यहां पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका वर्ग की वर्ग के संदर्भ में स्तनपाई शब्द एक है, तो ये बताओ जो आपका स्तनपाई शब्द होता है ये कैसा शब्द आपका होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्तनपाई कैसा शब्द हो जाएगा, ये आप बताओगे, एक आपका वर्ग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों अच्छा ये बताओ स्तनपाई कौन से प्राणी आपके होते हैं, तो स्तनपाई में क्या बताओगे, स्तनपाई आपके वे प्राणी होते हैं जो स्तनों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके स्तनपाई प्राणी आपके वहां पे हो जाते हैं। और जो स्तनपाई प्राणी होते हैं इनके शरीर पे बाल होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं प्रजनन द्वारा बच्चे उत्पन्न करते हैं, सीधे सीधे क्या होता है प्रजनन द्वारा ये बच्चे वहां पे उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और स्तनपाई में क्या आता है, जैसे आपका मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सारे आपके स्तनपाई प्राणी में आपके वहां पे आ जाते हैं। तो अगला सवाल ये पूछा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक कितने ml रक्त में आपका 12-16 आपका हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे क्या बता दोगे, ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100 ग्राम, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 ग्राम ml रक्त में आपका 12 से 16 हीमोग्लोबिन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये हीमोग्लोबिन वर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपका एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है, ये काम आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन जो नाम की प्रोटीन होती है इसके द्वारा ही आपका वहां पे होता है। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आता है, अच्छा ये बताओ वे ट्यूमर जो समानता अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ट्यूमर कहा जाता है। उन्हें कौन सा ट्यूमर आपका कहा जाता है ये पूछा गया है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाता आपका सौम्य ट्यूमर। उनको क्या कहा जाएगा आप बताओगे, उनको कहा जाता है सौम्य ट्यूमर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों आप एक बात हमेशा ये ध्यान करना कि आपके अब एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं इनके जो ऑप्शन है ना आपके
ये आपके ऊपर नीचे आपके दिए जाते हैं। हो सकता है जो आपका जो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जरूर ध्यान करना है कि यहाँ पे कौन सी चीज आपको दी जा रही है, ठीक है। आप ये कभी ना सोचना भाई यहाँ सी लिखा हम इस पे टिक करते, भाई आपके ये सीरियल आपके ऊपर नीचे हो सकते। आपका जो आंसर यहाँ पे सही होगा आप उसी गोले के सामने यहाँ पे टिक करिएगा, ये चीज अब जरूर ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जाम पिछली बार कई सारे बच्चों को ये दिक्कत वहां पे देखने को मिल गई थी। दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये जो आपके ट्यूमर होते हैं ना, ये ट्यूमर होते क्या है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे जो आपका ट्यूमर होता है, ट्यूमर शरीर में कोशिकाओं की आपकी अनियंत्रित वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक गांठ या आपकी ये सूजन होती है। अब कभी क्वेश्चन पूछा ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएं ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं, क्या पूछा जाए ट्यूमर के बताओ लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें लक्षण बता रहा है ट्यूमर के लक्षण उसके प्रकार और स्थान पर निर्भर करते, आम लक्षणों में शामिल नहीं होते। इसमें क्या होता है, अगर लक्षण में ये सोचना कि अगर किसी व्यक्ति की कहीं पे गांठ पड़ी हुई, अगर उसमें आपका हल्का पुश करने में वहां पे दर्द हो रहा है और वो गांठ जो है आपकी हमेशा बढ़ती हुई जा रही है, तो वो क्या होता है आपके ट्यूमर ही आपकी होती है। दोस्तों ट्यूमर क्या होते हैं आपके दो, ट्यूमर क्या जैसे आपकी जो आपने देखा होगा मस्से होते हैं कई लोगों के, जो आपने देखो जो यहाँ पे लटका करते मस्से, ठीक है, आप देखो वो बढ़ते भी रहते, आखिर वो भी आपका एक प्रकार का ट्यूमर ही वहां पे होता है, लेकिन वो बाहर होता है, यानी ये वो दिक्कत हमें वहां पे नहीं करता है। लेकिन जो ट्यूमर आपका यही अंदर वहां पे हो जाता है और वो आपका धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, वो दिक्कत आपका वहां पे करता है। जब ट्यूमर का आपका फटता है तो वहां पे कई ज्यादातर लोगों की डेथ ही वहां पे आपकी हो जाती है। इसके बाद उसका आपको अगला सवाल आता है, इसमें यह पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का ऊष्मी मान अधिकतम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जब भी आपके पेपर पूछे जाएंगे, वैसे ही आपको जयपुर जेडीए में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे वहां पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये आपके ऑप्शन वहां पे दिए क्या जाते हैं उसी हिसाब से आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन अगर आंसर की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें आपका पेट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे अगर कहीं पे अगर हमें हाइड्रोजन लिखा मिल जाता तो आपका हाइड्रोजन पे ही आपको वहां पे टिक करना है। तो यहां पहला तो ये नोट करना कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक पॉइंट ये नोट कर लेना, हाइड्रोजन नंबर 1 पे आपका हाइड्रोजन ही आता है, जिसका जो ऊष्मी मान होता है सबसे अधिक यहाँ पे होता है। यानी जो आपका हाइड्रोजन का ऊष्मी मान सबसे अधिक होता है, इसके जलने पर बहुत अधिक आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन का, अच्छा ये बताओ ऊष्मी मान, हाइड्रोजन जो होता है इसका बताओ अच्छा ऊष्मी मान लगभग कितना होता है, आप बताओ क्या 141.9 मेगा जूल, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, ये मेगा जूल प्रति किलोग्राम भी नोट कर लें, ये इसका ऊष्मी मान आपका यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन का। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद नाम आता है मीथेन का, इसके बाद नाम आएगा मीथेन का आपका आता है। यानी मीथेन जो आपका प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। मीथेन में एक चीज ये भी याद करना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक गैस होती है इसका प्रमुख घटक कौन सा होता है, तब आपको मीथेन का नाम भी वहां पे याद करना, और इसका मान भी आपका बहुत उच्च होता है। अगर इसके ऊष्मी मान का पूछा जाए तो आप क्या बताओगे 55.5 मेगा जूल, क्या बता दो मेगा जूल प्रति किलोग्राम, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो आपका पेट्रोल होता है, अगर हम पेट्रोल की बात करें, जो सवाल का हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका जो ऊष्मी मान क्या होता है पेट्रोल का, ये आप बताओगे 44, क्या बताओगे 44 मेगा जूल, इसका क्या बता दोगे आप 44 मेगा जूल प्रति किलोग्राम, आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे पॉइंट नोट करना, मैंने बताया ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे आपके डिपेंड करते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा ऊष्मी मान किसका है, तो आप सीधा सीधा हमेशा हाइड्रोजन को ही आंसर वहां पे टिक करिएगा। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है परमाणु संख्या हम के बराबर होती है, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या क्या से ये पूछा जा रहा है, परमाणु संख्या किसके बराबर आपकी होती है। तो परमाणु संख्या वाले में क्या बताओ, ये प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर बता दो, ये प्रोटॉनों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों अगर प्रोटॉन के बारे में कुछ चीजें और याद करना कि जो आपकी ये प्रोटॉन है, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसका नाम बता दोगे? यहां बताओगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम बता दोगे यहां पे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आप यहां बता दीजिए, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अब कब खोज की थी? ये खोज की थी इन्होंने 1917 ईस्वी में इसकी यहां पे खोज की थी। और इन्होंने इसे हाइड्रोजन आयन के रूप में पहचाना था, जो कि आपके एटम नाभिक में आपके स्थित वहां पे होता है, नाभिक में आपका ये स्थित वहां पे होता है। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जो आपका प्रोटॉन होता है, अच्छा प्रोटॉन का ये बताओ द्रव्यमान क्या होता है? अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान आपसे पूछ लिया जाए तो द्रव्यमान क्या बता दोगे? आप बताओ 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 आपका किलोग्राम यहाँ पे आपका ये द्रव्यमान हो जाता है। इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा इसका ये बता दो आवेश कितना होता है? अगर इस पे आवेश भी आपसे पूछ लिया जाए तो आवेश क्या बताओगे आप? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, माइनस का 19 कूलाम, ये इस पे क्या आवेश आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये कुछ चीजें प्रोटॉन के बारे में आपको यहाँ पता आपको होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको अगला सवाल आता है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो ये हम सभी को पता है कि जो आपकी मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम संयोजकता कितनी होती है? आप बताएंगे सीधा सीधा 2 होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये संयोजकता निकालना मैंने वैसे जो प्रैक्टिस सेट पहले कराए थे वहां मैंने आपको डिटेल्स बता रखा है कि कैसे इसकी हम लोग संयोजकता वहां पे आपकी निकाली जा सकती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपकी और 2 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका क्या होता है? तो कभी आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, यहाँ कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो अगर एल्कीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछ लिया जाता आप क्या बताओगे? CnH2n। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर हम ये बात करें कुछ आपके जो एल्कीन होते हैं हम लोग जान लेते हैं, जो आपके आगे फेमस एल्कीन होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका एथिलीन होता है, क्या पूछा जाए? एक ये बता दो जो आपका एथिलीन होता है, एथिलीन के बारे में भी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एथिलीन का अगर पहले तो यही बताना सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4। ये किसका हो जाएगा? एथिलीन का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा। यह सबसे सामान्य और सरल एल्कीन है। यह किसमें होता है? प्लास्टिक उत्पादन में, विशेष रूप से आपका पॉलीएथिलीन के निर्माण में आपका ये प्रयोग वहां पे होता है। तो एथिलीन का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा C2H4 आप यहां बता देना। और यह सबसे सामान्य और सरल एल्कीन है। यह प्लास्टिक उत्पादन में मेन इसका बनाने में काम बहुत ज्यादा ये वहां पे आता है। इसके बाद एक ये नोट करना, जैसे आपका पॉलीएथिलीन होता है, एक और ये बता दो जो आपका पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीएथिलीन होता है एक, इसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस किसका कर लेते हैं? पॉलीएथिलीन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलीएथिलीन के निर्माण में यह काफी ज्यादा आपका प्रयोग वहां पे किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका एथिलीन होता है, जो आपके पॉलीएथिलीन का निर्माण बहुत ज्यादा इसका यूज वहां पे किया जाता है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना जो आपका प्रोपलीन होता है, अगर ये बताओ जो आपका प्रोपलीन, अगर कभी प्रोपलीन का आपसे ये पूछा जाए प्रोपलीन का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र आप क्या बताओगे? ये बताओगे C3H6। याद रखो यहाँ पे अगर C का मान आप यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ N का मान इसका डबल 6 आपका हो गया, तो C3H6 तभी आपको ये प्रोपलीन आपको यहाँ पे हो जाता है। और प्रोपलीन यह भी आपका एक आम एल्कीन होता है, और जो आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया और अन्य रासायनिक उत्पादन में इसका प्रयोग वहां पे आपका होता है। इसी के बाद एक और बस नोट कर लें जो आपका ब्यूटीन होता है, ब्यूटीन जो कि आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो ब्यूटीन क्या होता है? आपका C4H8 आपका यहाँ पे हो जाता है। यह आपका अन्य उद्योगों में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आप एथिलीन, प्रोपलीन, ब्यूटीन के नाम आप यहाँ पे याद करना और इनका यूज कहाँ पे होता है वो सारी चीजें याद रखिएगा। अगला सवाल आता है रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन के स्थान क्या होता है? रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? तो इनका स्थान क्या बताओगे? आप बताओगे पहले स्थान पर धातु आपकी आती, पहले स्थान पर धातु आएगी और आयन दूसरे स्थान पे आपकी अधातु आती है।
तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे आप? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंबाला जडारो में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, अच्छा ये बताओ किस तत्व का तुल्यांकीय भार तथा संयोजकता का गुणनफल के बराबर आपका होता है? ये चीज आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? ये बता देना आप क्या? परमाणु भार। क्या बता दोगे? परमाणु भार बता दोगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूं जो कि आपकी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आप ये बता दो हमें, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले परमाणु संकल्पना किसने दी? पहले परमाणु, अगर ये पूछा जाए पहले परमाणु की संकल्पना किसने दी? पहले परमाणु की संकल्पना ये किसने दी? अगर ये कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किसका नाम बताओगे? आप यहाँ पे नाम किसका बताओगे? डेमोक्रिटस का। डेमोक्रिटस का नाम आप यहाँ पे सीधा सीधा बता दीजिएगा। अगर यहाँ पे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका परमाणु सिद्धांत है, क्या पूछा जाता है? अब ये बता दो, अच्छा जो आपका परमाणु सिद्धांत, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तब आप किसका राइट आंसर बताओगे? आप यहां बताएंगे किसका नाम? जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन का नाम यहां बता देंगे। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप किसका नाम बता दोगे? आप बताओगे किसका नाम? जे थॉमसन का। जे थॉमसन का नाम आप सीधा सीधा यहाँ पे बता देंगे। या फिर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो आपका परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक, परमाणु के जो आपका नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो यहां किसका नाम बताओगे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम। किसका बताओगे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। इसके बाद कभी ये पूछा हो जाए परमाणु मॉडल में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बता दो अच्छा परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की अवधारणा में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की अवधारणा ये किसने प्रस्तुत किया था? आप किसका नाम बताओगे यहाँ पे? नील्स बोहर का। किसका नाम बताओगे? नील्स बोहर का नाम आप यहाँ बता देंगे। तो ये कुछ आपको वो चीजें मैंने बताई हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल आता है, ये बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये आपको तीन चीजें यहाँ पढ़नी है। फिर इसके बाद ये बताना इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जल की साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है या CaSO4 सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। आप बताइए इसमें इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे आप? ये सीधा सीधा बताना कि आपका यह जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। हाँ बिल्कुल बन जाता है, ये हमारा सही है। CaSO4 आपका H2O यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है, हाँ ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बता दो? केवल आपका पहला और तीसरा ऑप्शन भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये भी देखा होगा कि जैसे कि हमारे जो घरों की छतें होती है ना, वहां पे कई बार आपका ये भी वहां पे यूज होता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि हमारे हाथ कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो जो प्लास्टर आपका चढ़ता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही वहां पे चढ़ता है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कभी कई सारा त्योहार वहां पे आता है तो वहां पे जो मूर्तियां आपकी बनाई जाती हैं, तो ये भगवान की मूर्तियां भी आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही वहां बनाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद करना जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? जो आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत का अनुसरण आपका ये नहीं करता है, ये आपसे यहां पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानो कि जो आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है ये क्या होता है? अष्टक सिद्धांत होता क्या है? तो पहले तो ये बताओ, ये आप यहाँ पे 2 पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका ये अष्टक सिद्धांत ये कब यानी किस वर्ष आपका दिया गया था?
तो आप बताओगे 1865 में किसने ये सिद्धांत दिया था? ये सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया? न्यूलैंड ने ये सिद्धांत वहां पे दिया था। एक पॉइंट ये पहले नोट कर लेना। इसके बाद इन्होंने बताया कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया पाया था और प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिलता जुलता है। और इसे ही उन्होंने क्या कहा? इसे ही उन्होंने अष्टक नियम वहां पे दे दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि जो आपका अनुसरण नहीं कर रहा, इसके अलावा ये भी अनुसरण कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये आपका जो दिया जा रहा है ऑप्शन डी, ये अष्टक नियम का अनुसरण आपका वहां पे नहीं करता है। अष्टक नियम के बारे में ये पॉइंट नोट करना कि अष्टक नियम किसने दिया था? आप बताओगे न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। और यह नियम कब दिया था? इन्होंने बताओगे 1865 ईस्वी में यह नियम उन्होंने दिया था। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगले सवाल में यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? बताओ कौन सा आपका यौगिक का उदाहरण आपका हो जाएगा। दानापुर जटावरों में हमारा सीधे सीधे क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। तो इसमें क्या बताओ, जो आपका ये अमोनिया गैस होती है ना, अमोनिया गैस क्या हो जाएगा? ये आपका यौगिक का एक उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर आप कुछ यौगिक के उदाहरण में और आपको बता देता हूं, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड भी आपका एक यौगिक का उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि गैस जो श्वसन से हमारी ये बनती है, ये भी आपका क्या एक यौगिक हो जाती है। इसके बाद जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको एक चूना पत्थर के नाम से बहुत फेमस आपको होता है। ये भी पेपर क्वेश्चन पूछता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछ ले या कैल्शियम कार्बोनेट पूछ ले, ये सारे आप नोट करना। ये तीनों क्या हो जाते हैं आपके? ये तीनों यौगिक ही आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये तीनों के नाम भी आप यहाँ पे एक बार याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस का अणुभार सबसे अधिक आपका होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे ही वहां पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके क्या क्या चीजें यहाँ पे दी जा रही है। वैसे दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे नोट करना कि जैसे अक्रिय गैस, मैं कुछ आपको अक्रिय गैस बता दो। जैसे कुछ यहाँ पे एक नोट करना, अक्रिय गैस का नाम यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना कि उनकी परमाणु संख्या, जो अक्रिय गैस होती है इनकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। परमाणु अक्रिय गैस की क्या परमाणु संख्या यहाँ पे दी जा रही है? यहाँ पे हम लोग परमाणु क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। परमाणु संख्या के बाद यहाँ पे नोट करना इनका जो अणुभार है, इनका ये बताओ अणुभार क्या आपका यहाँ पे होता है। तो दोस्तों जो आपकी अक्रिय गैस है क्या लिखूं? जैसे आप एक अक्रिय गैस आपकी हीलियम होती है, ये मैंने बताया ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी अक्रिय गैसें होती है, इन ये सारे पता आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अक्रिय गैस जो आपका हीलियम होता है, इसका अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो परमाणु संख्या आप 2 बता दोगे। अगर यहीं पे इसका अणुभार पूछ लिया जाए, क्या अणुभार पूछा जाए, अणुभार क्या बताओगे? 4.0026 ग्राम प्रति मोल होता है। ग्राम प्रति मोल इसका अणुभार हो जाएगा। इसके बाद एक ये नोट हो गया। इसके बाद जैसे आपका होता है नियोन होता है, अगला नाम नोट करना आपका नियोन हो जाएगा। अगर नियोन का परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो आप इसका संकेत नोट कर लेना, Ne इसका संकेत हो जाएगा, हीलियम का संकेत He आपका हो जाएगा। और नियोन जो आपका होता है इसका परमाणु संख्या आपका 10, यहाँ परमाणु संख्या क्या हो जाएगी आपके 10 यहाँ पे हो जाएगी। और इसका अणुभार क्या हो जाएगा ये आप नोट करेंगे, 20.1797 आपका ग्राम प्रति मोल इसका अणुभार वहां पे होता है। नियोन नोट कर लेना। इसके बाद एक अगला नोट करना जो आपका आर्गन होता है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आर्गन। आर्गन का संकेत क्या लिखोगे? आर्गन का Ar संकेत हो जाएगा। अब आर्गन की होता है परमाणु संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये आप 18 बताओगे। इसका अणुभार क्या हो जाएगा? आप 39.948 ग्राम प्रति मोल इसका आप यहाँ पे बता दीजिएगा। इसके बाद क्या बताओगे? जैसे आपका क्रिप्टॉन होता है, अगला क्या बताओगे? जैसे आपका जो क्रिप्टॉन होता है, अब क्रिप्टॉन का अगर ये संकेत पूछा जाए, क्रिप्टॉन क्या नोट कर लोगे? Kr नोट कर लेना। अब इसका बताओ आपका परमाणु संख्या यहाँ पे क्रिप्टॉन है कितनी हो जाएगी? आप बताओगे 36 हो जाती है। अणुभार कितना हो जाएगा? आप इसका बताओगे क्या? 83.7 आपका 98 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। एक क्रिप्टॉन को नोट कर लेना। इसके बाद एक नोट कर लेना किसका? जिनोन का।
एक नाम और नोट कर लेना, किसका? जिनोन का। अब जिनोन की अगर हम बात करें, इसके परमाणु संख्या जिनोन की कितनी हो जाएगी, ये आप बता देना, 54 हो जाएगी। अब इसका अनुभार क्या हो जाएगा, 131.293 ग्राम प्रति मोल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, जिनोन। आप बताओ क्या बताओगे, जिनोन। क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अणुभार सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अणुभार किसका हो जाएगा, आपका जिनोन हो जाएगा। जिनोन के बाद भी आपका एक राइट आंसर और आपका होता है, जिनोन के बाद भी एक यहाँ पे नोट कर लेना, जिनोन के बाद एक आपका रेडॉन आता है। मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन सारे आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जिनोन के बाद आपका रेडॉन होता है, इसका संकेत आपका आरएन होता है। अब इसका अगर कभी पूछा परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, आप इसकी बताओगे 86 आपकी हो जाएगी। और इसका अणुभार पूछा जाएगा, अणुभार क्या हो जाएगा, आप कितना बता दोगे, ये आप बताओगे क्या, 222। क्या बता दोगे, 222 पॉइंट ग्राम प्रति मोल नोट कर लेना। अगर यहाँ पे रेडॉन का नाम होता है तो हम ये रेडॉन वाला टिक करते, लेकिन रेडॉन नाम दिया नहीं गया, तभी हम जेनॉन वाले टिक करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या हमारी चीजें यहाँ पे दी जा रही है। तो ये सारा क्वेश्चन कभी आपके पेपर में आएगा, आपको ऑप्शन देकर टिक करना है कि आपका राइट आंसर वहां पे क्या हो सकता है। अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य आपके सबसे कम होती है, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप कितना बता दोगे, देखो यहाँ पे अल्फा है, इंफ्रारेड है, गामा, एक्स किरण है। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे ही वहां पे डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें अगर हम ये बात करते हैं इनके क्रम की, हम बात करें किसकी बात, अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, सबसे पहले नाम आएगा आपका गामा किरण का। किसका आएगा, सबसे पहले नाम आएगा किसका, गामा किरणों का नाम आएगा। इसके बाद किसका आएगा, इसके बाद जो आपकी एक्स किरणें होती है, आपके एक्स किरणें होती है, इसका नाम आएगा। इसके बाद किसका नाम आता है, आपको जो परा बैंगनी, किसका नाम आता है, आपका परा बैंगनी का नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना, परा बैंगनी किरणें। अब परा बैंगनी किरणों के बाद किसका नाम आएगा, आप यहाँ पे नोट करेंगे क्या, आपको जो दृश्य प्रकाश होता है, किसका नाम नोट करेंगे, दृश्य प्रकाश का नाम नोट करें। इसके बाद आप किसका नाम लिखेंगे, आप अवरक्त का, रक्त का नाम नोट कर लें। इसके बाद आपका जो माइक्रोवेव है, कौन सी है आपकी, जो आपकी माइक्रोवेव है, उसका नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आता है, सबसे लास्ट में आपका आएगा रेडियो तरंगे। सबसे लास्ट में क्या आएगा, रेडियो तरंगे आपको यहाँ पे आता है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, आपको जो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आपके गामा किरणें आपके दी जा रही, गामा किरणें। इसमें क्या पूछा गया, तरंग दैर्घ्य सबसे कम आपकी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम किसकी है, गामा की है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा था आपका रेडियो तरंग आपकी हो जाएगी। ये क्रम जो आप नोट कर लें, क्रम क्या हो जाएगा, ये क्रम आपका दिखा है मैंने, कम से अधिक का क्रम हमने यहाँ पे नोट किया है। तो सबसे कम किसका है, गामा का, गामा से ज्यादा एक्सरे भी परा बैंगनी। और सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाता आप रेडियो तरंग का, वहां भी बोल देते कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी, तो वो आपकी रेडियो तरंग की आपकी हो जाएगी। तो ये क्रम पूरा आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन जब भी आपके ऐसे पेपर में आते हैं, ये आपके ऑप्शन पे हमेशा डिपेंड करते हैं, ऑप्शन में क्या चीज आपको दी जा रही, किसका आंसर आपसे यहां पूछा गया है। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आपका जो डाबे राइडर त्रिक नहीं है। देखो डाबे राइडर त्रिक नहीं है आपको, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो बताओ कौन सा डाबे राइडर ट्रिक आपका यहाँ पे नहीं आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि जो आपके एक वैज्ञानिक थे, ये नियम दिया किसने था, ये नियम किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम पहले नोट कर लेना, क्या, जोहान, क्या हो जाएगा इनका वैज्ञानिक का नाम, जोहान डॉबे राइनर, ये हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। जिन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया था 1817 में, 1817 में तत्वों के उनके रासायनिक गुणों और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 3-3 के समूहों में व्यवस्थित किया था, जिसे ट्रिक नियम इन्होंने आपको बोला था। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह आपका त्रिक नियम यहाँ पे नहीं है।
तो पहला अतिरिक्त नियम, हाँ ये बिल्कुल आपका हो जाएगा। ये दूसरा ही आपका अतिरिक्त नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका डॉबे-राइनर अतिरिक्त नियम है, ये आपका किस वैज्ञानिक ने दिया था और कब यह नियम दिया गया, ये पॉइंट नोट करें। जोहान डॉबे-राइनर ने यह नियम 1817 ईस्वी में आपका ये दिया वहां पे था, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। देखो धातु से और आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा आपका धातु है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके कोई भी धातु नहीं है, ये आपके कोई भी धातु यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कोई विकल्प आपका सही नहीं है। जयपुर जडावर में क्वेश्चन सीधा सीधा आपका पूछा गया। तो धातु से आप एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, अच्छा सबसे हल्की, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए सबसे हल्की धातु आपसे पूछे, सबसे हल्की धातु का नाम बता दो, क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे हल्की धातु का नाम आप क्या बता दो, यहां बताओ क्या, सीधा सीधा आपका लिथियम। आप किसका नाम बता दोगे, आप सीधा नाम बताओगे लिथियम का। आप लिथियम का नाम यहाँ पे नोट कर ले। जो आपका लिथियम होता है ये सबसे हल्की आपकी धातु यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो लिथियम का नाम आप जरूर यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों धातु वाले में अगला जो पॉइंट होता है, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ जो सबसे सक्रिय, सबसे, अब ये बताओ सबसे सक्रिय धातु आपकी कौन सी हो जाएगी। तो किसका नाम आप यहां बताओगे, आप बताओ किसका, फ्रांसियम का। किसका नाम बता दोगे, फ्रांसियम का नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। फ्रांसियम क्या हो जाएगी, सबसे सक्रिय धातु आपकी यहाँ पे हो जाती है। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक, अगर ये पूछ लिया जाए सबसे अधिक, ये बताओ सबसे अधिक आपकी चालक धातु, सबसे अधिक आपकी चालक धातु अगर आपसे पूछी जाती तो किसका नाम बताओगे आप। नंबर एक किसका बताओ, जैसे आपका सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, या फिर आपका जो कॉपर हो गया, तांबा हो गया। ये आपका पॉइंट वहां पे नोट करना है। एक पॉइंट ये नोट करना है, जो आप पारा के बारे में कई बार क्वेश्चन ये पूछा था, पारा वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपका हो जाता है कि जो आपका पारा होता है ये सामान्य ताप पर, पारा सामान्य तापमान पर, क्या नोट करो, पारा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में, किसमें होता है आपका, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में रहने वाली, द्रव अवस्था में क्या बताओगे, द्रव अवस्था में रहने वाली क्या हो जाएगी, धातु, रहने वाली आपकी ये धातु आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये पॉइंट धातुओं के बारे में कुछ जो मैंने बताया सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया कि किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, कि जो आपका उत्प्रेरक होता है उसका कार्य क्या होता है। इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि जो आपका एक उत्प्रेरक होता है इसका कार्य क्या आपका यहाँ पे होता है। तो उत्प्रेरक को कार्य क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या बढ़ाना है, फिर क्या उत्प्रेरक कुछ नहीं बल्कि उस अभिक्रिया को एक अंतिम उत्पाद होता है, यह अभिक्रिया दर को परिवर्तित नहीं करता है, रासायनिक अभिक्रिया को धीमा करता है। तो दोस्तों वैसे जो आपका ये दानापुर जडावरा में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वहां पे आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर वहां पे टिक किया गया था। रासायनिक अभिक्रिया की गति को ये क्या करता है, बढ़ाता है आपका। यानी उत्प्रेरक आपके जो होते हैं ना, आपके जो आपके ये उत्प्रेरक होते हैं, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में आप परिवर्तित आपका रहता है। वैसे यहाँ पे आपके ये दोनों ही आपके सही हो रहे थे, लेकिन जब आपको ये दानापुर जडावरा में क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे आपका ये ऑप्शन टिक किया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, आपका ये वहां पे टिक किया गया था। जैसे आपने एक ये चीज पता होगा, जो आपका ग्लिसरीन का नाम तो आपको काफी पता ही होगा, किसका, ग्लिसरीन का, कि जो आपका ये ग्लिसरीन होता है, तो ग्लिसरीन का उपयोग कहां पर होता है, इसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड के अब यानी जो आपका ग्लिसरीन होता है इसका प्रयोग कहां पे होता है, जो आपका होता है, जो आपका हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता है, यानी जो आपका हाइड्रोजन पराऑक्साइड के अपघटन को धीमा करने के लिए इसका यूज वहां पे किया जाता है। ऐसे ही आपका जो एक आपका क्या होता है, आयरन होता है, क्या होता है आपका आयरन होता है। अमोनिया के निर्माण में आयरन का जो इसका यूज कहां पे होता है, आप क्या बताओगे, जैसे आपको जो अमोनिया
के निर्माण में, क्या बताओगे, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में आपकी जो हैबर प्रक्रिया में मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ये प्रयोग कहां पर, तो जो आपका आयरन होता है, कि जो आपका आयरन उत्प्रेरक होता है कहां पे यूज होता है, जो आपका अमोनिया के निर्माण में आपका जो आपकी हेबर प्रक्रिया है, हेबर प्रक्रिया में इसका यूज वहां पे किया जाता है, हेबर प्रक्रिया में यूज वहां पे किया जाता है। ऐसे ही आपका एक आता है क्या, आपका जो हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटन में इसका यूज वहां पे होता है। एक आप ये याद करेंगे, जैसे आपका जो निकिल होता है, क्या होता है, निकिल आपका होता है, यानी वानस्पतिक तेल में आपके यानी हाइड्रोजनीकरण बनाने में इसका यूज होता है। यहाँ पे इसका क्या नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और ये आपके जो प्रेरक मैंने नोट करे, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं कि आयरन उत्प्रेरक का यूज कहाँ पे होता है, निकल का यूज कहाँ पे होता है, ग्लिसरीन का यूज कहाँ पे, तो सारे याद रखिए कि ग्लिसरीन का उपयोग आपके हाइड्रोजन जो परऑक्साइड के अपघटन को धीमा करने के लिए यूज किया जाता है। और जो आपका आयरन दिया गया अमोनिया के निर्माण में, यानी जो आपका हाइबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण होते हैं, वहां पे इसका उत्प्रेरक का यूज होता है। निकल का यूज कहां पे होता है, वानस्पतिक तेल से घी बनाने के निर्माण में, वानस्पतिक तेल से घी बनाने के निर्माण में आपका ये निकल उत्प्रेरक का यूज होता है, जिसे कि हम लोग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया आपकी ये वहां पे कहलाती है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया था सामान्यता हस्तासंयोजी आबंध वाले अणु, ये पूछा गया था लखनऊ जेडारो में। तो बताओ इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। तो इसका राइट दोस्तों आप क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा, कितना होगा, जैसे पहला दिया है कि क्वथनांक और गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में आपके उच्च होते हैं, तो ये तो आपका पहला ही वाला आपको यहाँ पे गलत हो जाता है। विद्युत के कुचालक होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही, विद्युत कुचालक होते हैं। कि अंतरा आणुक बल कमजोर होता है, बिल्कुल कमजोर होता है। आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया, ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आता है, ये बताओ चाहिए यहाँ पे हमारा फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन आता है कि 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है, एक गणितीय संबंध आपका ये दर्शाता है। अब बताओ ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताओगे, आप बताओगे सीधा क्या, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये विद्युत धारा दी जा रही है, विद्युत धारा से आपके पेपर कई सारे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप क्या दिया गया, जो आपका विद्युत धारा जो आपका दिया जा रहा है, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत धारा को मापा किससे जाता, जो पेपर बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे क्या बताओ, इसे किससे मापा जाएगा, आपका एम्पियर से। किससे मापा जाता है, आपका एम्पियर से ये आपका मापा जाता है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपकी विद्युत धारा होती है किससे आपकी मापी जाएगी, आप बताओगे एम्पियर से आपकी ये वहां पे मापी जाती है। और इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है, ये बताओ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपकी अदिश राशियों को दर्शाता है। देखो इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए जो आपकी अदिश राशियां ये सारी आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि आपसे जो अगर कभी ये क्वेश्चन, जैसे आपका अदिश राशि मैं नोट कराता हूँ, जैसे आपको जो द्रव्यमान है कैसी राशि, आप बताओ अदिश राशि है। इसके बाद जो आपका समय है कैसी अदिश राशि हो जाएगी। समय के बाद जो आपका तापमान हो गया, क्या हो गया, तापमान आपका अदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद जैसे आपका जो ऊर्जा हो गया, ऊर्जा आपका हो गया। इसके बाद जैसे आपका शक्ति, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। इसके बाद जो आपका दाब हो गया, क्या दाब, दाब हो गया। दाब के बाद जैसे आपने बता दिया दूरी हो गया, क्या दाब हो गया, दूरी हो गया। इसके बाद आपने बताया क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद जैसे आपको जो वजन हो गया, क्या आपका वजन आपका हो गया। वजन के बाद जैसे आपको जो घनत्व, घनत्व हो गया। घनत्व के बाद जैसे आपका जो आयतन में परिवर्तन, आयतन हो गया। ये सारे क्या हो जाती है, आपकी अदिश राशियां हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पता होने चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, दूरी और जो चाल हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अदिश राशियों को वहां पे दर्शाता है आपका। अगला सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये बताओ किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। देखो आप जब पत्थर आप ऊपर फेंकोगे ना, इसमें आपकी इसमें गतिज ऊर्जा जाएगी। तो गति ऊर्जा आप जो यहाँ पे पत्थर आपको फिर नीचे लौट गए, लेकिन जब यहाँ पे होता है पॉइंट,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है ये आपकी स्थितिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन सी, यानी गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में आपकी ये बदल जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी पहाड़ियां होती, मान चलो ये कोई पहाड़ी होगी, ठीक है, ये अगर कोई पहाड़, अगर यहाँ से कोई मान लो झरना गिरता है, यहाँ से क्या होता है कोई झरना आपका गिरता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो झरना आपको यहाँ पे गिर रहा है इसमें कैसी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपकी दोनों ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। ये पेपर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, ऊपर जो झरना गिरता है आपको ध्यान रखना दोनों ऊर्जाएं आपकी वहां पे होती हैं। अगला सवाल आता है कि एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाएगा, आप बताओगे, आवेग आपका यहाँ पे जाना जाता है। तो आवेग बराबर क्या होता है, तो आवेग को हम पी से द्वारा लिखा जाता है, पी बराबर आपका हो जाएगा mv, यानी जो आपका आवेग होता है ये द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल आपका क्या होता है, आवेग होता है। आवेग का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक आपका यहाँ पे हो जाता है। आवेग के बारे में ये पॉइंट भी याद करना, जहां पी आवेग है, एम द्रव्यमान है, वी आपका वेग यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल ये आता है कि इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में बताओ सदिश राशियां, अगर वो सदिश राशियां आपसे पूछी जा रही है, तो ये मैंने बताया था पहले, जो अदिश का है, सदिश का है, इसके लिए आपको ये इनकी राशियां सारी पता वहां पे होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सदिश राशियों की, सदिश राशियों में क्या क्या है, जैसे आपका वेग हो गया, वेग कैसी रहा, सदिश राशि। वेग के बाद अगर आपको जो त्वरण हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, इसके बाद जो आपका बल हो गया, बल हो गया, इसके बाद जो आपका आवेग, बल के बाद आवेग आपका हो गया, आवेग के बाद आप देखा हो जो आपका गति हो गया, क्या गति हो गया, इसके बाद जो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया, या फिर आपका जो विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके बाद जो आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, या फिर जो आपका ध्रुवीय बल हो गया, या फिर जो आपका ध्रुवीय बल हो गया, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, ये आपकी सदिश राशियां आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो इसमें सदिश राशि कौन सी आपकी हो जाएगी, जो आपकी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता यहाँ पे दी जा रही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आपकी सदिश राशि यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया, जो कि जीके का सवाल आता है, ये बताओ निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है, संगम मतलब ये होता है जहां पे इन नदियों का मेल होता है, वो क्या मतलब कहां पे है, तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओ, उसे क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। यानी जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी है, दो नदियों का जहां पे संगम है, वो कौन जगह हो, वो आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार आपके इनके उद्गम स्थल बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे एक जो याद करना, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी गंगा नदी है, अगर पूछा जाए जो गंगा नदी है, अब बताओ गंगा नदी जो कहां से निकलती है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे ये चीज याद करना कि आप यहाँ पे क्या बताओ, गंगोत्री से, क्या बता दोगे यहाँ पे, गंगोत्री जो आपका ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम याद करना, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपका कहां पे, ये आपका उत्तराखंड में है, कहां पे, उत्तराखंड में है, ये याद करना कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालय पर्वत की गोमुख नामक जगह से निकलती है। और उसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ यमुना नदी जो है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपकी यमुना नदी है ये कहां से निकलती है, तो क्या बताओगे, ये आप बता दोगे क्या, यमुनोत्री से, इसमें क्या बता दोगे आप, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर का नाम आप यहां बता दें, जो कि ये भी उत्तराखंड में आपके यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद एक नदी और फेमस नदी आपकी जो होती है गोदावरी, अगर कभी गोदावरी नदी के बारे में पूछा जाए, इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे, नांदिकेश्वर है, क्या हो जाएगा इसका उद्गम स्थल, आप बताओगे नांदिकेश्वर, नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना, नांदिकेश्वर नाम नोट कर लेना कि जो कि कहां पे है, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में, ये कहां पे आपका महाराष्ट्र राज्य में आपका ये हो जाता है। इसके बाद कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपकी कावेरी नदी है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप, कुथुम, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, कुथुम मलई, कुथुम मलई क्या नोट कर लेंगे यहाँ पे,
कुथुमलई, आप ये नोट कर लेना, कुथुमलई जो कि कहाँ, कुथुमलई पहाड़ी जो कि कहाँ पे, ये कर्नाटक में, इसी पहाड़ी से इस नदी का निर्माण निकलती है वहां पे। अब इसके बाद एक नदी और नोट करना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे, अमरकंटक। इसका उद्गम स्थल क्या बताओगे आप, अमरकंटक का नाम याद करना, जो मध्य प्रदेश में, अमरकंटक पहाड़ियां कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जहां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है। अगला सवाल आता है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र, जहां आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होते हैं, क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, जैव मंडल। तो यहाँ पे क्या कह दोगे, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जैव मंडल आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आता है, ये बताओ आपका लेसल पुत्र किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो लेसल पुत्र किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य आपका हो जाएगा, आप क्या बताओगे यहाँ पे, ये आपका नागालैंड का, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, इस क्वेश्चन का नागालैंड हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो असम राज्य है, देखो यहाँ मैं कुछ फेमस के राज्यों के नाम नोट करा देता हूँ कि कौन से राज्य के जो फेमस लोक नृत्य आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो असम राज्य वाले में ये हमेशा याद करना क्या हो जाएगा आपका बिहू, क्या हो जाएगा आपका बिहू, याद रखिएगा। इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बिहार राज्य का, बिहार राज्य का फेमस लोक नृत्य क्या हो जाएगा आपका झिझिया, क्या हो जाएगा, तो क्या नोट करोगे यहाँ पे झिझिया, जो कि आपके पेपर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, झिझिया आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो आपका गोवा है, गोवा राज्य का प्रमुख आपका लोक नृत्य क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या, दामोनी, क्या नाम बताओगे आप यहाँ पे, दामोनी लिख लेना। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो गुजरात राज्य किसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपका गुजरात राज्य है, यहाँ का फेमस लोक नृत्य क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या बताओगे, जैसे एक आप बता देना गरबा, एक जैसे आपका गरबा हो गया, या फिर आप गरबा के बाद एक नोट करना डांडिया, गरबा हो गया, डांडिया, ये फेमस लोक नृत्य यहाँ पे आपके हो जाते हैं। इसके बाद कभी अगर पूछा जाए केरल का, केरल का, केरल वाले में क्या नोट करें, केरल में आपका जो मोहिनी अट्टम है, ये बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछा जा ही चुका है, मोहिनी अट्टम का नाम आप यहाँ पे याद करिए, किसका, मोहिनी अट्टम का नाम याद कर लेना। इसके बाद अगर कभी महाराष्ट्र का पूछ लिया जाए, किसका, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र वाले में क्या बताओगे, जैसे आपका लावड़ी हो गया, क्या हो गया आपका महाराष्ट्र में नोट करना, आपका लावड़ी आपका लोक नृत्य हो गया, या फिर आपका नौवारी, नौवारी आपको यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद एक मिजोरम का और लिख लेना, किसका, मिजोरम का, अगर आपसे मिजोरम राज्य का पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, चिराओ, क्या बता दोगे, चिराओ आप यहाँ बता देना। यानी ये मैंने जो कुछ फेमस आपके जो राज्य है, जो आपके यहाँ के लोक नृत्य हैं, जो आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल आता है, किसी खनिज की बारिड सनसाइन के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या बता दोगे आप, कोयला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको ये पता है जो कोयला होते हैं, तो कोयले के बारे में एक पॉइंट ये याद करना कि जो अक्सर कोयले में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ सबसे अच्छा कोयला क्या है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला आपका क्या आपका यहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, आप नाम बताना एंथ्रासाइड का, एक नाम आप क्या बताओगे, एंथ्रासाइड का, एंथ्रासाइड नाम याद करना। ये क्या होता है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, क्या बताओगे, इसमें क्या होती है आपकी कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा इसमें क्या होती है आपकी अधिक होती, अधिक आपकी यहाँ पे होती। एक पॉइंट ये नोट करना, ये क्या हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला, ये क्या हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका एक आता है बिटुमिनस, अगला कोयला कौन आता है आपका, बिटुमिनस आपका आता है। तो जो आपका ये बिटुमिनस कोयला होता है, ये मध्यम गुणवत्ता वाला कोयला, जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत के रूप में आपका ये इस्तेमाल आपका वहां पे होता है। इसके बाद दोस्तों एक नोट करना, आप क्या, आप बिटुमिनस हो गया एक, इसी में आप बिटुमिनस के बाद एक आना सबसाइट,
एक नोट और करना, सब साइट आप यहाँ पे नोट करना, सब साइट नोट कर लेना। एक कोयला आपका आता है लिग्नाइट, एक क्या आएगा आपका लिग्नाइट कोयला, एक आप ये यहाँ पे नोट कर लेना। जो आपका लिग्नाइट होता है ये सबसे कम गुणवत्ता वाला, यानी कि ये आपका यहाँ पे नोट करना क्या निम्न गुणवत्ता वाला, निम्न गुणवत्ता वाला ये आपका कोयला वहां पे आपका होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है ना, इसमें जो आपकी कार्बन की मात्रा ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कम यहाँ पे होती है। तो सबसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे अच्छा कोयला कौन सा, आप बताना एंथ्रासाइट, इसमें क्या होगा कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और सबसे निम्न कोटि के कोयला क्या बताओगे, आप बताओगे लिग्नाइट आपका होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला आपका होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की बाहरी परत की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, जो कि आपका ये बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा क्या स्थल मंडल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर स्थल मंडल होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दानापुर जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर ये वहां पूछा गया था। अगला सवाल आपका ये आता है, ये बताओ किस खनिज को मूर्खा का सोना यानी मूर्खों का सोना, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, ये तो सभी को पता ही आपका होगा कि जो मूर्खों का सोना है किसे कहते हैं, वो आपका जो पाइराइट होता है, पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी जो आपका पाइराइट एक आपका धात्विक खनिज है, जो आपके सल्फाइड खनिजों में से एक आपका होता है। इसे समानता आपका मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग क्या होता है, जो पाइराइट होता है, पाइराइट का जो रंग आपका होता है ये सोने जैसा आपका रंग वहां पे आपका होता है, लेकिन ये सोना आपका बिल्कुल वहां पे नहीं होता है। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका पाइराइट होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा ये बताओ जो पाइराइट का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे FeS2 आप बता देना। जहां पे आपका Fe से क्या तात्पर्य, जो आपका Fe वर्ड दिया गया इससे तात्पर्य क्या होता है, ये होता है लोहा। और जो आपका इसका तात्पर्य क्या होता है, आपका होता है सल्फर। यहाँ पे इसका ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है कि सूत्र क्या हो जाएगा FeS2, पाइराइट का सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल आपका ये आता है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये तो सभी को पता है कि सूर्य ग्रहण आपका क्या कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। यानी जो आपका चंद्रमा है आपका ये आपका पृथ्वी और सूर्य के जब बीच में आ जाएगा तो हम क्या कहोगे, आप कहोगे सूर्य ग्रहण आपका हो गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आता है कि ये बताओ जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है। तो ये बताओ जादू घोड़ा जो है ये किस लिए आपका फेमस है, ये भी काफी आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जादू घोड़ा किस लिए फेमस हो जाएगा, आप बताओ किस लिए। ये हो जाएगा यूरेनियम के भंडारण के लिए। जादू घोड़ा यूरेनियम के भंडारण के लिए काफी फेमस आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको ये जादू घोड़ा का आपका यहाँ पे यानी कि जो खनन होता है, इसमें जादू घोड़ा में खनन कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप बताओ खनन इसमें आपका 1967 में इसमें खनन आपका शुरू हुआ था। और यह भारत के यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, जो कि आपका उर्नियम खनन और प्रसंस्करण में प्रमुख भूमिका आपका वहां पे निभाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जादू घोड़ा में जो खुदाई होना शुरू हुआ, खनन होना शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ, आप बता देना। 1967 में यहाँ पे शुरू हुआ था, जो कि यूरेनियम का भंडारण के लिए काफी फेमस आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे, इसका राइट हो जाएगी आपकी क्या हिमाशिखा। इसका राइट आंसर क्या बता दोगे आप, हिमाशिखा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा, हिमाशिखा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी। दोस्तों मैं कुछ नदियों की सहायक नदियां के नाम नोट करा देता हूं, जो कि सहायक नदी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। दोस्तों पहला आप ये बताओ जो आपकी गंगा नदी है, यहां पहले ये बता दो, अच्छा जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी आपकी यहाँ पे होती हैं।
तो पहला क्या लिखोगे, पहला आप यहाँ पे लिखेगा यमुना नदी, पहला क्या लिख लो ना, यमुना नदी। इसके बाद क्या नोट करोगे आप, घाघरा। इसके बाद नोट करिएगा किसका नाम, घाघरा का। घाघरा के बाद नोट करो गंडक का, गंडक नदी। इसके बाद एक नाम नोट करना कोसी का, कोसी नदी नोट कर लें। कोसी के बाद एक नाम नोट करें किसका, चंबल का, किसका, चंबल का। इसके बाद आप जैसे सोन नदी होगी, क्या, सोन नदी होगी। सोन नदी के बाद जैसे आपका दामोदर नदी, कौन नदी हो जाएगी, दामोदर नदी होगी। दामोदर के बाद जैसे रामगंगा, क्या लिख लोगे यहाँ पे, रामगंगा लिख लेना। या भी आप नोट करना क्या, कालिंद्री, एक क्या नाम नोट करोगे, कालिंद्री। ये कुछ नाम है जो गंगा नदी की सहायक नदियां है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये सारे नाम अगर आपके पता होंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन यहां से आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपकी जो यमुना नदी है, इसके कुछ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये बताओ तो जो यमुना नदी है इसके कौन सी सहायक नदियां आपकी यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं, आपकी सोन नदी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे सोन नदी आपकी दिया है क्या हो जाएगी, एक नोट कर लेगा सोन नदी। इसके बाद एक नोट करना जो आपकी चंबल, चंबल नदी। इसके बाद एक नोट करना क्या, गोमती नदी। एक क्या नोट कर लेना आप यहाँ पे, गोमती नदी। ये क्या हो जाएंगी, आपकी सारी सारी यमुना नदी की सहायक नदियां आपकी हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या बता दो आप, कावेरी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कावेरी नदी की। जो कामिनी नदी है ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी, कावेरी नदी की आपकी सहायक नदी आपकी यहाँ पे हो जाती है। अगला सवाल दोस्तों मैथ का सवाल आता है। देखो ध्यान देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है। तो मूलभूत में बताओ, यानी कि मूलधन बताओ। मूलधन हमसे पूछा गया, मूलधन बताओ। और देखो ये एक देखो बेसिक सवाल ध्यान देगा, यहाँ पे क्या दिया है, जो आपको 3 वर्ष, समय कितना है यहाँ पे 3 वर्ष आपका दिया गया है। ये बताओ 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे नोट कर लो। सबसे पता होगा देखो, एक साल आपको मान 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। तो अगर यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा 33.1% ब्याज हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, जो आपका साधारण ब्याज होता है ये आपका हर साल बराबर होता है। यानी 10 साल इस साल मिला, 10 साल अगले साल मिलेगा, 10 साल आपका अगले साल मिलेगा, 10 + 10 + 10 बराबर 30 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें ब्याज का ब्याज मिलता है, इसी वजह से ये आपका ज्यादा यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 साल का, आप बता दो 30% ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये तो हमने निकाला 3 वर्षों का ब्याज हमें कितना आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, अंतर कितना आपको दिया गया, ये अंतर आपका 155 यहाँ पे दिया गया है। अंतर कितना है आपका 155 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंट आप निकालो, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3.1% आपका इनका अंतर यहाँ पे हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये अंतर दिया जा रहा है 3.1%, 3.1%, ये बराबर हमारा दिया गया आपका 155 के बराबर आपका ये दिया गया है। और जो आपका मूलधन होता है ये हमेशा क्या होता है आपका 100% आपको क्या होता है, मूलधन हमारा यहाँ पे होता है। अब ये बता दो अच्छा 1% बराबर ये कितना आपका हो जाएगा, 155 बटे 3.1 यहाँ पे हमारा हो गया। तो मूलधन हमारा क्या होता है 100% आपका होगा। 100 से इसे क्या करो, सीधा सीधा आप यहाँ पे गुणा आप कर दोगे। तो 100 से आप इसे जब गुणा करोगे तो इसका मान कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, इसे 3 से काटो कितने कट जाएगा, 3 से 3 ये आपका हो जाएगा 100% बराबर 5000। क्या हो जाएगा 5000 आपका हो। इसे आप सॉल्व करोगे कितना आपका आ जाएगा, 5000 आपका निकल के आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो मूलधन है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि चाहो तो याद ही कर लो कि जब अगर आपके 10% यहाँ पे दी जा रही है, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 33.1 आपका परसेंट मिलेगा। ये चीज आप यहाँ पे नोट ही कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगर अगले सवाल की बात करें, इसमें क्या आपका दिया जा रहा है कि रीना और वीना और विमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पूरा कर सकती है। यदि वे मिलकर एक साथ काम करती हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय आपका लगेगा।
देखो यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही, किसकी, रीना, वीना, विमला। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा नाम लिख लेते, यहाँ पे लिख लिया आपने रीना का नाम लिख लिया, और रीना के बाद कौन है, वीना, यहाँ पे लिख लिया आपने वीना का नाम लिख लिया, वीना के बाद आपने विमला का नाम यहाँ पे लिख लिया। यानी तीन लोगों की बात हो रही है। अब ये काम 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, चार यहाँ लिखा 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया ये तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 24 आपका निकल के आ गया। तो ये 24 क्या आपका हो जाएगा, ये 24 आपका कुल काम यहाँ पे हो जाता है। यानी हमें टोटल 24 काम आपका करना है। तो ये बताओ, अगर हम 4 का भाग 24 में करें कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 यूनिट निकल के आ रहा है। 8 का भाग करोगे कितना, 3 हो रहा है। 12 करोगे 2 आ रहा है। यहाँ ये मतलब हुआ जो रीना है इनकी क्षमता कितनी एक दिन में काम करने की, आप बता दोगे 6 यूनिट है। यानी इनकी क्षमता है 6 यूनिट प्रति घंटा, 1 घंटे में ये 6 यूनिट वहां पे काम करेंगे। वैसे जो विमला है इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी 2 यूनिट पर घंटे। ठीक, अगर हम ये अगर तीनों को मिला ले, रीना, वीना और विमला, अगर हम रीना, वीना और हम यहाँ पे विमला और प्लस विमला तीनों को मिला लें, ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो जोड़ दो, 6, 3, 9, 10, 11, कितना काम कर रहे हैं, 11 काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर को 3 घंटे में तीनों जोड़ा हमने, 1 घंटे में ये 11 काम कर रहे हैं, तो कुल काम हमारा 24 है यहाँ पे। तो 24 काम करने में कितना समय लेंगे, बटे क्या कर दो, 11 भाग कर दो, यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 सही 2/11 घंटे आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या कर दोगे, 2 सही 2/11। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है। अगले सवाल पूछा गया है, 15 नल एक टैंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में टैंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो, क्या, M1 D1 बराबर M2 D2, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो। देखो पहले क्या दिएगा, 15 नल टैंकी को 36 मिनट में, तो 15 नल हमने लिखा, 36 यहां लिख दिया। ठीक है, आप देखो अब दिया जा रहा है कि यदि भर सकती है, 1 घंटे में टंकी को भरना हो, अगर हमें एक टंकी को भरना, हमें कितने लगाने हो, कितने नल लगाने होंगे, हमने कहा x नल लगाने होंगे। तो 1 घंटे के लिए उसे मिनट में आप चेंज कर लो, क्या लिख दोगे यहाँ पे 60 आप लिख दोगे। बस इसी x का मान आपको यहाँ पे निकाल देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 36 ये लिखा है, बटे आप यहाँ पे 60 कर दोगे, 15 चौको 60 हुआ, 4 9 ये आपका 36 यहाँ पे हो गया। तो आप क्या कह दोगे, 9 नल की हमें आवश्यकता है। कितने नलों की, 9 नल की हमें आवश्यकता आपकी हो जाएगी। तो आप ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय वहां पे आपका बच जाएगा। देखो सबसे पहले ये बताओ, अगर आपकी चाल यानी एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अगर 120 किलोमीटर दूरी तय कर, तो हमें समय लग कितना आ रहा है, पहले बताओ समय कितना आपका लगा। समय आपका लगेगा यहाँ पे 120 बटे आप 40 करोगे, यानी समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमें लग रहा है 3 घंटे का समय हमें यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ बोला गया यदि उसकी जो चाल है 25% की वृद्धि हो जाए, तो अभी वो 25% क्या हमारा होता है, 25% होता है, इसे बटे 100 करोगे, ये आपका 1/4 हो गया, यानी 4 में 1 की वृद्धि हो जाए, यानी कि इसे हम 5/4 लिख सकते हैं। यानी जो चाल आपकी 40 यहाँ पे दी जा रही है, जो आपकी चाल यहाँ पे स्पीड थी 40 थी, 40 का क्या कर दोगे, 5/4 से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे, 4 से काटो, ये आपका 10 हुआ, बराबर क्या हुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी अब ये चाल आपकी हो जाती है। ठीक है, अब यही दूरी तय करने में कितना समय हमारा बचेगा, तो समय बराबर क्या हो जाए, 1 दूरी बटे 4, चाल क्या होगी हमारी 50 होगी आपकी। यहाँ पे देखो कितना समय लगेगा, यहां से 1 0 0 आपको ये सीधा सीधा आपका कट गया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे यानी कि अब देखो यहाँ देखो क्या हो, यहाँ बचा 5 12/5 आ, देखो 2 बार सीधा सीधा जा रहे हैं, 5 दूना 10, यानी 2 घंटे समय हमें सीधा सीधा लगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका 2/5 है ना, ये घंटे आपका, इसको मिनट बदलो, क्या करो 60 से आप यहाँ पे गुणा कर दिया, 5 से काटो, 5 के 5, 5 दूना 10 और 12 12 12 दूना 12 12 12 दूना 24,
यानी कि 2 घंटा 24 मिनट का समय हमें यहाँ पे लग रहा है। तो हमसे ये पूछा गया कितना समय आपका बच गया। यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं 3 घंटा लग रहा है, यहाँ केवल 2 घंटे 24 मिनट में हम लोग यहाँ सफर को तय कर दूरी को तय कर लेते हैं। तो कितना समय हमारा यहाँ बच रहा है, आप बताओगे। टोटल आपका यहाँ पे 36 मिनट, टोटल बीच में आपका 36 मिनट का समय आपका बच रहा है। तो आप इसका राइट आंसर क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि अंबाला जडारो में आपका पूछा गया था, इसमें सीधा सीधा पूछा गया कि माना शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल क्या है आपकी? नाव की चाल आपके 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे दी जा रही धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में समय कितना लगेगा यदि वो 110 किलोमीटर आपके चाल से वो जाता है? देखो यहाँ पे सवाल ये दिया गया, जैसे कि मान लो कोई धारा, ये कोई आपकी धारा है, अब इसी धारा में कोई आपकी बोट चल रही है, इसी में क्या है अभी कोई मान लो यहाँ नाव चल रही है। अगर नाव भी इधर जाए और धारा भी इधर बह रही है तो नाव की जो चाल दी जा रही है ये दी गई आपकी क्या है? नाव की चाल दी गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या दी जा रही है? ये दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर ये इधर ही दोनों उधर ही चल रहे हैं तो इनकी जो चाल हो जाएगी, तो चाल क्या हो जाएगी? दोनों चालें आपकी जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 + 17 17 यहाँ क्या होता है 17 प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी चाल हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि 110 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। तो समय बराबर टी बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या होगी आपकी 110 यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी आपकी? ये 17 + 5 कर दोगे क्या 22 आपके हो जाएगी। इसे काटोगे कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा टोटल 5 घंटे बार जाएगा। तो 110 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? वो 5 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट मैंने वही कराए हैं जो कि आपके आरबी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो ये क्लास की पीडीएफ ये है, ये मैं आपको एप्लीकेशन जो अपना एनए वाला वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।